वृष्टिखंडः। पराशर जी कहते हैं, वृष्टिमूला कृषिः सर्वा वृष्टिमूलम च जीवनम, तस्मादादौ प्रयत्नेन वृष्टिज्ञानम समाचरेत। यानी संपूर्ण कृषि का मूल कारण वर्षा है और वर्षा ही जीवन का आधार है। इसलिए सबसे पहले प्रयत्नपूर्वक वर्षा का ज्ञान करना चाहिए। अतो वत्सर राजाणम मंत्रिणम मेघमेव च आड़कम सलिलस्यापि वृष्टि ज्ञानाय शोधयेत। अर्थात वृष्टि का ज्ञान करने के लिए संवत्सर के राजा, मंत्री, मेघ और जल के आढ़क का शोधन करना चाहिए। राजा नयनम शाकम त्रिगुणितम कृत्वा द्वियुतम मुनिना हरेत, भागशिष्टो नृपो झेयो नृपान मत्री चतुर्थकः। इसका अर्थ है, शक संवत को 3 से गुणा करके उसमें 2 जोड़कर फिर 7 से भाग देने पर जो शेष बचे वही राजा होता है और उससे चौथा मंत्री होता है। अर्थात शेषांक के अनुसार सूर्य आदि क्रम से ग्रह राजा होते हैं और उससे चौथे क्रम वाला ग्रह मंत्री होता है। उदाहरण के तौर पर शक 1922 संवत 2057 में वृष्टि ज्ञान हेतु राजा और मंत्री अभीष्ट हैं। तो 1922 को 3 से गुणा किया और फिर 2 जोड़ दिया। 1922 गुणा 3 बराबर 5766, उसमें 2 जोड़ने पर 5768। अब इस योगफल को 7 से भाग दिया। 5768 को 7 से भाग देने पर शेष 0 आता है। 0 अर्थात भाजक 7 के तुल्य। तो इस गणना के अनुसार ग्रह शनि राजा होगा और शनि से चौथा ग्रह मंगल मंत्री होगा। विशेष बात यह है कि वर्ष के राजा के ज्ञान के लिए पराशर द्वारा निर्दिष्ट यह नियम ज्योतिष के सिद्धांत और संहिता ग्रंथों से पूरी तरह भिन्न है। परिणाम स्वरूप इस नियम के अनुसार ज्ञात होने वाले संवत्सराधिप और सूर्य सिद्धांत आदि के अनुसार विदित होने वाले संवत्सर के राजा में काफी अंतर हो जाता है। उदाहरण के लिए विक्रमीय संवत 2026 सन के दिन 1970 में शक संवत 1891 है। अतः पराशर के नियमानुसार 1891 को 3 से गुणा किया, परिणाम आया 5673, उसमें 2 जोड़ने पर 5675। अब इसे 7 से भाग देने पर शेष 5 बचता है। तो अवशिष्ट अंक 5 के अनुसार संवत्सराधिप गुरु होना चाहिए, लेकिन संहिता ग्रंथों के अनुसार इस वर्ष का संवत्सराधिप मंगल है। इसी तरह वर्ष के मंत्री में भी बहुत अंतर आ जाता है। पराशर के नियमानुसार शक 1891 का मंत्री मंगल होना चाहिए, परंतु ज्योतिष के सिद्धांत और संहिता ग्रंथों के अनुसार इस वर्ष का मंत्री चंद्रमा है। सूर्य सिद्धांत में संवत्सर के राजा और मंत्री का ज्ञान करने के लिए यह नियम बताया गया है। मासाब्द दिन संख्याप्तम द्वित्रिघ्नम रूप संयुतम सप्तो धृतावशेषो तु विज्ञेयो मास वर्षपो। इसका अर्थ यह है कि वर्षपति जानने के लिए इष्ट अहरगण को 360 से या सावन मासों को 12 से भाग दें। जितनी लब्धि आए उतने ही सावन वर्ष बीत गए। फिर इनको 3 से गुणा कर 1 जोड़ दें और 7 से भाग दें, क्योंकि वर्षपतियों का क्रम वार के अनुसार चौथे दिन बदलता है। 7 वर्ष के बाद फिर वही क्रम आरंभ होता है। जो शेष बचे उसी दिन का स्वामी वर्तमान सावन वर्ष का स्वामी होता है, क्योंकि सप्ताह का आरंभ रविवार से होता है। सूर्य सिद्धांत के उपर्युक्त नियम से कुछ भिन्न प्रकार से आजकल के सभी पंचांगों में वर्षपति या वर्षेश उस दिन का स्वामी माना जाता है जिस दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा होती है। वर्ष का मंत्री उस दिन का स्वामी समझा जाता है जिस दिन मेष संक्रांति होती है। इसी तरह मेघेश उस दिन का स्वामी होता है जिस दिन आर्द्रा नक्षत्र लगता है, और इसी आधार पर वर्ष भर का फल निकाला जाता है। मकरंद सारिणी में इस नियम का उल्लेख इस तरह से हुआ है। चैत्र शुक्ल प्रतिपद दिवसे यो वारः स राजा, मेष संक्रांति दिवसे यो वारः स मंत्री, कर्क संक्रांति दिवसे यो वारः स सस्याधिपः।
तुला संक्रांति दिवसे यो वारः स नीरसाधिपः, आर्द्रा प्रवेश दिवसे यो वारः स मेघाधिपः, धनु संक्रांति दिवसे यो वारः स पश्चिम धान्याधिपः। चित्तलार के नृपे वृष्टि वृष्टिरुग्रा निशापतो, वृष्टिर्मंदा सदा भौमे चंद्र जे वृष्टिरुत्तमा। सूर्य के राजा होने पर सामान्य खंड वृष्टि, चंद्रमा के राजा होने पर उग्र वृष्टि, मंगल के राजा होने पर सदा मंद वृष्टि तथा बुध के राजा होने पर उत्तम वृष्टि होती है। गुरोच शोभना वृष्टिर्भागवे वृष्टिरुत्तमा, पृथ्वी धूलि संपूर्णा वृष्टिहीना क्षणो भवेत्। बृहस्पति के राजा होने पर सुंदर वृष्टि, शुक्र के राजा होने पर उत्तम वर्षा तथा शनि के राजा होने पर पृथ्वी धूल से पूर्ण एवं वृष्टि रहित होती है। चक्षुरोगो ज्वरारिष्टम सर्वोपद्रव एव च, मंदा वृष्टि सदा वातो यत्राब्दे भास्करो नृपः। जिस वर्ष सूर्य राजा होता है उस समय नेत्र संबंधी रोग, ज्वर पीड़ा एवं सभी प्रकार के उपद्रव होते हैं। उस वर्ष वृष्टि मंद होती है तथा सर्वदा वायु चलती रहती है। यस्मिन् संवत्सरे चैव चंद्रो राजा भवेद ध्रुवम, कुर्यात शस्यान्विता पृथ्वी नैरुज्यम चापि मानवे। जिस वर्ष चंद्रमा राजा होता है उस वर्ष वह निश्चय ही पृथ्वी को अनाज से पूर्ण तथा मनुष्यों को निरोग करता है। शस्यः निर्भवेत् तत्र नित्यम रोगश्च मानवे, यस्मिन्नब्ध कुजो राजा शस्य शून्या च मेदिनी। जिस वर्ष मंगल राजा होता है उस समय अन्न की हानि, मनुष्यों में रोग तथा पृथ्वी अन्न से रहित हो जाती है। नैरुज्यम सुप्रचार्ष सुभिक्षम क्षितिमंडले, यत्राब्दे चंद्रजो राजा सर्वशस्या च मेदिनी। जिस वर्ष बुध राजा होता है उस वर्ष निरोगता, सुविधायुक्त आवागमन, भूमंडल में सुभिक्ष तथा पृथ्वी पर सभी प्रकार के अन्न की उत्पत्ति होती है। धर्म स्थितिर्मणः स्थैर्यम वृष्टिकारणमुत्तमम्, यस्मिन्नब्दे गुरु राजा सर्वा वसुमती मही। जिस वर्ष बृहस्पति राजा होता है उस वर्ष धर्म की स्थिति, मन की स्थिरता एवं वृष्टि का उत्तम अवसर होता है तथा संपूर्ण पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण होती है। नृपाणां वर्धनम नित्यम धनधान्यादिकम फलम, राजा दैत्य गुरु कुर्यात सर्वशस्यम रसातलम। जिस वर्ष दैत्य गुरु शुक्राचार्य राजा होते हैं उस वर्ष राजाओं की नित्य वृद्धि एवं धन धान्य इत्यादि के फल की प्राप्ति होती है तथा पृथ्वी पर सभी प्रकार का अनाज उत्पन्न होता है। संग्रामो वातवृष्टिश्च रोगोपद्रव एव च, मंदवृष्टि सदा वातो नृपे संवत्सरे क्षणो। शनि के संवत्सर का राजा होने पर संग्राम, वायुयुक्त वर्षा, रोगों का उपद्रव, मंद वृष्टि तथा सर्वदा वायु का प्रवाह होता है। यथा वृष्टिफलम प्रोक्तम वत्सर ग्रह भूपतो, तद्वदृष्टिफलम झेयम विज्ञैर्वत्सर मंत्रिणी। ग्रहों के वर्ष का राजा होने पर जिस प्रकार का वृष्टिफल कहा गया है, विद्वान लोगों को उन ग्रहों के वर्ष मंत्री होने पर भी उसी प्रकार का वृष्टिफल जानना चाहिए। मेघानयनम शकाब्दम वह्नि संयुक्तम वेद भागस्मावृतम, शेषम मेघम विजानियादावर्तादि यथाक्रमम। मेघानयन शकाब्द में 3 जोड़कर 4 से भाग देने पर शेष संख्यानुसार आवर्तादि मेघ होते हैं। मेघ प्रमुख रूप से 4 होते हैं: 8 आवृत्त, 2 संवर्त, 3 पुष्कर, 4 द्रोण। उदाहरण शक 1922 प्लस 3 इक्वल साइन 1925 4 से भाग देने पर शेष 8 के तुल्य अर्थात प्रथम आवर्त नामक मेघ ही मेघेश होगा। आवर्तश्चैव संवर्तः पुष्करो द्रोण एव च, चत्वारो जलदाह प्रोक्ता आवर्तादि यथाक्रमम। आवर्त, संवर्त, पुष्कर एवं द्रोण ये 4 मेघ आवर्त आदि के क्रम से कहे गए हैं। एक देशेन चावर्तः संवर्तः सर्वथो जलम, पुष्करे दुष्करम वारी द्रोणे बहुजलामही। आवर्त एक देश में एवं संवर्त सर्वत्र जल की वर्षा करता है। पुष्कर में अत्यल्प जल एवं द्रोण मेघ में पृथ्वी पर बहुत जल होता है। जलाढ़क निर्णयः शतयोजन विस्तीर्णम 30 योजन मुच्छ्रितम, आढ़कस्य भवेन्मानम मुनिभिः परिकीर्तितम। जलाढ़क का निर्णय मुनियों ने आढ़क का मान 100 योजन विस्तीर्ण एवं 30 योजन गहरा ऊंचा बतलाया है। युग्माजगो मत्स्य गते शशांके रविर्यदा कर्कटकम प्रयाति, जलम शताढ़म हरिकारमुकेर्ध वदंती कन्या मृग्योर्शीतिम। चंद्रमा के मिथुन, मेष, वृष एवं मीन राशि में होने पर जब सूर्य कर्क राशि पर जाता है तो जल वृष्टि 100 आढ़क होती है। सूर्य के धनु राशि में होने पर उसकी आधी अर्थात 50 आढ़क होती है। सूर्य के कन्या एवं सिंह राशि में होने पर 80 आढ़क जल का होना मुनियों ने कहा है। कुलीर कुंभालितुलाभिधाने जलाढ़कम षण्णवतीं वदन्ति, अनेन मानेन तु वत्सरस्य निरूप्य नीरम कृषिकर्म कार्यम।
सूर्य के कर्क, कुंभ, वृश्चिक एवं तुला राशि में होने पर मुनि लोग 96 आड़क जल का होना कहते हैं। इस मान के अनुसार संवत्सर के जल का निरूपण कर कृषि कार्य करना चाहिए। समुद्रे दशभागांश षड्भागान्पि पर्वते पृथिव्यां चतुरो भागान सदा वर्षति वासव। वृष्टि के देवता इंद्र समुद्र में 10 भाग, पर्वत पर 6 भाग तथा पृथ्वी पर सदैव 4 भाग ही वर्षा करते हैं। पौष्य वृष्टि ज्ञानम सार्ध दिन द्वयम मानम कृत्वा पौषादिना बुध गणयेन्मासिकी वृष्टिमवृष्टिं वाणी लक्रमात्। पौष वृष्टि ज्ञान बुद्धिमान पुरुष 2.5 दिनों के परिमाण से पौषादि के क्रम से प्रत्येक महीने की वृष्टि अथवा अवृष्टि की गणना वायु के प्रवाहानुसार करें। विशेष पौष की प्रतिदिन की वायु परीक्षा वर्ष यानी कि 12 मासों में होने वाली वृष्टि एवं अनावृष्टि की परिचायक होती है। पौष मास के 30 दिनों मतलब तिथियों को 12 भागों में विभक्त करने से एक एक भाग एक एक मास के सूचक होते हैं। 2 घंटे में पहला घंटा दिन का सूचक तथा दूसरा घंटा रात्रि का सूचक होता है। अतः प्रथम घंटे की वायु दिन की वृष्टि तथा दूसरे घंटे की वायु रात्रि की वृष्टि की सूचक होगी। सौम्य वारुणयोर वृष्टिर्वृष्टिः पूर्वयाम्ययोः निर्वाते वृष्टिहानिः स्यात् संकुले संकुलम जलम। उत्तर या पश्चिम दिशा की हवा वृष्टि एवं पूर्व तथा दक्षिण की हवा अवृष्टि की सूचक है। हवा न चलने पर वृष्टि की हानि होती है एवं अव्यवस्थित वायु प्रवाह होने पर वृष्टि भी अव्यवस्थित होती है। एकैकम पंचदंडेन मासस्य दिवसो मतः पूर्वार्ध वासरी वृष्टिरुत्तरार्ध च नैशिकी। 5 दंडों की एक इकाई को यानी कि महीने का दिन माना जाता है। इसके पूर्वार्ध में अगर बारिश होती है तो दिन में वर्षा होती है और उत्तरार्ध में अगर वर्षा होती है तो रात्रि में वर्षा होती है। दत्त्वा दंडे पताका तु वातस्यानुक्रमेण च विज्ञेया मासिकी वृष्टिः कृत्वा यत्नमहर्निशम्। एक दंड में पताका लगाकर दिन रात प्रयत्न करके वायु के क्रम के अनुसार मासिकी वृष्टि का ज्ञान करना चाहिए। धूलिभिरेव धवलीकृतमंतरिक्षम विद्युच्छटाच्छुरितवारुण दिग्विभागम पौषे यदा भवति मासि सिते च पक्षे तो येन तत्र सकला प्लवते धरित्री। पौष महीने के शुक्ल पक्ष में जब आकाश धूलि से आच्छादित रहता है और पश्चिम दिशा में बिजली की चमक दिखाई देती है तो उस समय पूरी धरती जल से आप्लावित हो जाती है। पौषे मासी यदा वृष्टिः कुज्झटिर्वा यदा भवेत् तदादौ सप्तमे मासी वारिपूर्णा भवेन्मही। पौष मास में जब बारिश या कोहरा पड़ता है उस समय से लेकर 7वें महीने में पृथ्वी जल से पूरी तरह भर जाती है। यदा पौषे सिते पक्षे नभम मेघावृतम भवेत् तोयावृता धरित्री च भवेत् संवत्सरे तदा। और जब पौष महीने के शुक्ल पक्ष में आकाश मेघों से ढका रहता है तो उस वर्ष धरती पूरी तरह डाइकल से भर डरे सकती है। मीन वृश्चिकयोर मध्ये यदि वर्षति वासवः तदादौ सप्तमे मासी तत्तिथय प्लवते मही। यदि इंद्र मीन और वृश्चिक राशियों के मध्य वर्षा करता है तो उस समय से प्रारंभ कर 7वें महीने की उसी तिथि में पृथ्वी जल से पूर्ण हो जाती है। माघ वृष्टि ज्ञानम माघस्य सित सप्तम्या वृष्टिर्वा मेघ दर्शनम तदा संवत्सरो धन्यः सर्वशस्य फलप्रदः। माघ महीने की वृष्टि का ज्ञान माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को वृष्टि अथवा मेघ दिखलाई पड़े तो वह वर्ष सभी प्रकार का अनाज उत्पन्न होने के कारण धन्य हो जाता है। माघे बहुल सप्तम्या तथैव फाल्गुनस्य च चैत्रे शुक्ल तृतीयायां वैशाखे प्रथमे हनि एतासु चंडवातो व तड़ी दृष्टि रथापि वा तदा स्याच्छोभना प्रावृड भवेत शस्यवती मही।
माघ एवं पौष मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी, चैत्र के शुक्ल पक्ष की तृतीया एवं वैशाख के प्रथम दिन यदि प्रचंड वायु अथवा बिजली की चमक के साथ वर्षा हो तो वर्षा काल सुंदर रहता है एवं पृथ्वी अन्न से पूर्ण हो जाती है। सप्तम्यां स्वातियोगे यदि पतति जलम माघ पक्षंधकारे वायुर्वा चंड वेगम सजल जलधरो गर्जितो वासवो वा विद्युन्मालाकुलम व यदि भवति नभो नष्ट चंद्रार्कतारम तावद वर्षन्ति मेघा धरणितलगता यावदा कार्तिकांतम। माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को स्वाति नक्षत्र का योग होने पर यदि जल गिरे, प्रचंड वायु एवं जलपूर्ण मेघ का गर्जन हो तथा यदि आकाश विद्युन्माला से क्षुब्ध हो रहा हो और सूर्य तथा चंद्रमा न दिखलाई पड़ते हों तो मेघ पृथ्वी पर आकर कार्तिक मास के अंत तक वर्षा करते हैं। माघे मासी निरंतरम यदि भवेत प्रालयतो यागमो वातावान्ति च फाल्गुने जलधरैश्चैत्रे च छन्नम नभ वैशाखे कर्काः पतन्ति सततम ज्येष्ठे प्रचंडातपाः तावद वर्षति वासवो रविरसो यावत् तुलायाम व्रजेत। यदि माघ महीने में हिम मिश्रित जल की वर्षा हो, फाल्गुन में मेघयुक्त वायु चले, चैत्र में आकाश आच्छन्न रहे, वैशाख में बराबर उपलवृष्टि यानी ओले एवं ज्येष्ठ मास में प्रचंड धूप हो तो इंद्र तब तक वर्षा करता है जब तक सूर्य तुला राशि में नहीं चला जाता है। फाल्गुन वृष्टि ज्ञानम पंचम्यादिषु पंचसु कुंभेर के यदि भवति रोहिणी योगः अधम तमाधम मध्यम महदति महांभसाम निपातः। तो जब सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करता है और फाल्गुन मास की 5 तिथियों जैसे पंचमी आदि में रोहिणी नक्षत्र का योग बनता है तब वर्षा के संकेत मिलते हैं। इस समय अत्यंत अधम यानी बहुत कम, अधम यानी थोड़ा, मध्यम यानी औसत, महत यानी अधिक और अति महत यानी बहुत अधिक मात्रा में वर्षा हो सकती है। चैत्र वृष्टि ज्ञानम प्रतिपदि मधुमासे भानुवारः सितायां यदि भवति तदा स्याच्चित्तला वृष्टिरब्दे अविरल पृथुधारा सांद्र वृष्टि प्रवाहे हृधरणि तलमशेषम प्लाव्यते। सोमवार चैत्र महीने की वर्षा का ज्ञान यदि चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि को रविवार हो तो वर्ष में सामान्य वर्षा होती है। यदि उस दिन सोमवार हो तो लगातार घनघोर वर्षा के प्रवाह से पृथ्वी जल से आप्लावित हो जाती है। अवनित नय वारे वारि वृष्टिर्न सम्यग बुध गुरु भृगुजानाम सस्य संपत् प्रमोदः जलनिधिरपि शोषम याति वारे च शौर्यर्भवति खलु धरित्री धूलिजालैरदृश्या। चैत्र मास की प्रतिपदा को यदि मंगलवार हो तो जल की वर्षा भली भांति नहीं होती। बुध, गुरु एवं शुक्रवार होने पर अनाज की अधिकता से आनंद होता है। उस दिन शनिवार होने से समुद्र भी सूख जाता है तथा पृथ्वी निश्चय ही धूल में छिप जाती है। चैत्राद्य भागे चित्रायां भवेच्च चित्तलाक्षिति शेषे नीचयर्न वात्यर्थम क्षमा मध्य बहुवर्षिणी। चैत्र मास के पूर्व भाग में चित्रा में यदि पृथ्वी पर सामान्य वर्षा हो तो शेष भाग में अपर्याप्त वर्षा होगी तथा पृथ्वी के मध्य में बहुत वर्षा होगी। मूल स्यादौ यम स्यांते चैत्रे वायुरहर्निशम आर्द्रादीनि च रक्षाणि वृष्टि हेतोर विशोधयेत। चैत्र मास में मूल नक्षत्र के आदि एवं भरणी के अंत में यदि रात दिन हवा बहती रहे तो आर्द्रा आदि नक्षत्रों में निश्चय ही वर्षा होगी। वैशाख वृष्टि ज्ञानम प्रवाहयुत नद्याम तु दंडम न्यस्य जले निशि वैशाख शुक्ल प्रतिपत्तिथौ वृष्टिंग निरूपयेत। वैशाख मास की वर्षा का ज्ञान वैशाख महीने की शुक्ल प्रतिपदा को प्रवाह युक्त नदी के जल में रात्रि में दंड रखकर वृष्टि का निश्चय करना चाहिए। औम सिद्धिरिति मंत्रेण मंत्रयित्वा शतद्वयम अंकयित्वा तु तद्दंड मंकतुल्य जले क्षिपेत। एयुएम सिद्धि इस मंत्र द्वारा 200 बार अभिमंत्रित करने के उपरांत
दंड को चिह्नित कर चिह्न के बराबर जल में डाल दें। प्रातरुत्थाय सहसा तदग्गम तु निरूपयेत, समम चैवाधिकम न्यूनम भविष्य जलकांक्षया। प्रातः काल उठने के उपरांत भविष्य के जल का परिमाण जानने की इच्छा से सहसा उस अंक को देखकर समान, अधिक अथवा कम हुआ देखकर तदनुसार जल होने का निश्चय करना चाहिए। गतवत्सर वद्वारि वन्या चैव समे भवेत्, हीने हीनम भवेद्वारि भवेद वन्या च तादृशी। चिह्न से समान होने पर गत वर्ष के तुल्य जल एवं बाढ़ होगी। चिह्न से कम होने पर गत वर्ष की अपेक्षा कम जल एवं बाढ़ होगी। अंकाधिक्ये च द्विगुणा वृष्टिर्वन्या च जायते, इति पराशरेणोक्तम भविष्य दृष्टि लक्षणम। दंड के अंक से अधिक नदी के जल का स्तर होने पर गत वर्ष की अपेक्षा दूनी वृष्टि एवं बाढ़ होगी। पराशर ने इस प्रकार भविष्यकालीन वृष्टि का लक्षण कहा है। सूर्योदये विषुवतो जगता विपत्तिर्मध्यम गते दिनकरे बहुशस्य हानि, अस्तम गते दिनकरे तु तदर्धशस्यम ऐश्वर्य भोगमतुलम। खलु चार्धरात्रे सूर्योदय के समय विषुव संक्रांति होने पर संसार में विपत्ति, मध्याह्न में सूर्य का संक्रमण होने पर अन्न की बहुत हानि, सायंकाल सूर्य का संक्रमण होने पर पूर्व वर्ष की अपेक्षा आधे परिमाण में अन्न की उपज होती है। अर्धरात्रि के समय संक्रमण होने पर निश्चय ही अतुल ऐश्वर्य एवं भोग की उपलब्धि होती है। रेखात्रयम समुल्लिख्य ताभिस्ताश्च विवर्धयेत, त्रिशृंगम सर्वकोणेषु पर्वतम तत्र दापयेत। 3 रेखाएं खींचकर उन्हीं से उनको बढ़ाएं, अर्थात 3, 4, 3, 9 रेखाएं पूर्व की 3 रेखाओं पर खींचे। प्रत्येक कोने पर त्रिकोण से सूचित पर्वत का चिन्ह बनाए। ईशानादि दक्षिणांकान संलिखेदन लादितः, येन येनाज संक्रांतिस्तेन प्रावृट फलम भवेत। ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व के कोण से प्रारंभ कर दक्षिण की ओर बढ़ते हुए अनल अर्थात तीसरे कृत्तिका नक्षत्र से नक्षत्रों को कोष्ठों में लिखना चाहिए। जिस जिस नक्षत्र में मेष संक्रांति होगी उसी के अनुसार वर्षा का फल होगा। अतिवृष्टिः समुद्रे स्यादना वृष्टिस्तु पर्वते, कक्षयोश्चित्तला वृष्टिः सुवृष्टिस्तिरसंगमे। समुद्र अर्थात रोहिणी से उत्तरा फाल्गुनी एवं ज्येष्ठा से पूर्वा भाद्रपद तक के नक्षत्रों में मेष संक्रांति होने पर अतिवृष्टि होगी। पर्वत अर्थात कृत्तिका, हस्त, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रों में मेष संक्रमण होने पर अनावृष्टि होगी। कक्षों अर्थात अश्विनी एवं स्वाति नक्षत्रों में जब मेष संक्रांति होती है तो सामान्य वर्षा होती है। तीरसंगम अर्थात भरणी, चित्रा, विशाखा और रेवती नक्षत्रों में मेष संक्रांति होने पर सुवृष्टि होती है। ज्येष्ठ वृष्टि लक्षणम चित्रा स्वाति विशाखासु ज्येष्ठे मासी निरभ्रता, तास्वेव श्रावणे मासी यदि वर्षति वास्वः, तदा संवत्सरो धन्यो बहुशस्य फलप्रदः। ज्येष्ठ मास कालीन वृष्टि का लक्षण यह है कि ज्येष्ठ मास में चित्रा, स्वाति तथा विशाखा नक्षत्र के समय आकाश में बादल न हो और उन्हीं नक्षत्रों के समय श्रावण के महीने में यदि इंद्र वर्षा करे तो वह वर्ष अनाज की अधिक उत्पत्ति होने के कारण धन्य हो जाएगा। ज्येष्ठादौ सित पक्षे च आर्द्रादिदश रक्षके, सजला निर्जला यान्ति निर्जलाः सजला इव। ज्येष्ठ मास के प्रारंभ और उसी मास के शुक्ल पक्ष में आर्द्रा इत्यादि 10 नक्षत्रों में वर्षा होने पर जलयुक्त स्थान निर्जल के तुल्य और निर्जल स्थान जलयुक्त के सदृश हो जाते हैं। आषाढ़ वृष्टि लक्षणम आषाढ़्यां पौर्णमास्यां सुरपति का कुभो वाति वातः सुवृष्टि, शस्य ध्वंसम प्रकुर्याद्दहन दिशिगतो मंद वृष्टिर्यमेन, नए रत्यां शस्यहा निर्वरुण दिशि जलम वायुना वायुकोप, कौवेर्यां शस्य पूर्णा प्रथयति नियतम मेदिनी शंभुना च।
आषाढ़ महीने की वृष्टि का लक्षण यानी कि आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को अगर पूर्व दिशा से वायु बहती है तो अच्छी वर्षा होती है। अगर अग्निकोण यानी दक्षिण पूर्व के कोण से वायु चलती है तो अनाज का नाश हो जाता है। दक्षिण दिशा की वायु से मंद वर्षा होती है और नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम की वायु से अनाज की हानि होती है। पश्चिम दिशा की वायु से वर्षा होती है। वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम की वायु से वायु का कोप होता है। उत्तर और उत्तर पूर्व की वायु से निश्चित ही पृथ्वी अनाज से भर जाती है। आषाढ़स्य सिते पक्षे नवम्या यदि वर्षति वर्षत्येव तदा देवस्तत्रावृष्टौ कुतो जलम। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को यदि वर्षा हो तो यथा समय वर्षा होती है। उक्त अवसर पर वर्षा न होने पर जल कहां से होगा, अर्थात वर्षा नहीं होगी। शुक्लाषाढ़्या नवम्यामुदय गिरितटी निर्मलत्वं प्रयाति स्वीयं कायं विधत्ते खरतनुकिरणो मंडलाकार योगम जीमूतैर्वेष्टितोऽसौ यदि भवति रविर्गम्यमाने स्तशैले तावत्पर्यन्तमेव प्रगलति जलदो यावदन्तं तुलायाः। आषाढ़ शुक्ल नवमी को पूर्व दिशा निर्मल रहे। तीव्र किरणों से युक्त सूर्य अपना स्वाभाविक मंडलाकार शरीर धारण करे तथा सूर्यास्त के समय जब वह मेघों से आवृत रहे तो सूर्य के तुला राशि में अंत तक जाने के समय तक मेघ वर्षा करेंगे। श्रावण वृष्टि लक्षण रोहिण्या श्रावणे मासि यदि वर्षति वासवः तदा वृष्टिर्भवेत् तावद् यावन्नोत्तिष्ठते हरिः। श्रावण मास की वृष्टि का लक्षण यदि श्रावण के महीने में रोहिणी नक्षत्र में मेघ जल की वर्षा करे तो उस समय तक वर्षा होगी जब तक हरि नहीं उठते, अर्थात देवोत्थान कार्तिक शुक्ल एकादशी तक वर्षा होगी। कर्कटे रोहिणी रक्षे यदि वृष्टिर्न जायते तदा पराशरः प्राह हा हा लोकस्य का गति। यदि कर्क राशि में रोहिणी नक्षत्र के समय वर्षा न हो तो पराशर कहते हैं कि हाय हाय प्राणियों की क्या गति होगी।